चलो बी सीटेड। चलो स्टार्ट करें क्या? अच्छा, ये आप लोगों के पास आपकी 11 की बुक सबके पास है ना? अरे स्कूल की 11 की बुक्स है ना सबके पास? नहीं है? हाय राम, क्या बोलूं अब मैं। अच्छा बी सीटेड, एक बार शांति से बैठ जाओ प्लीज, आवाज मत करो। एक बार बैठ जाओ प्लीज। अच्छा, हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ रहे थे क्या? हाँ, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। अच्छा, हम हिस्ट्री में यहाँ पे पढ़ रहे थे हमारे इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था हमारे कितने सेक्टर्स होते हैं? 3 सेक्टर। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल करने आए थे, कितने सालों तक उन्होंने रूल करा? 200 सालों तक। उसके बाद उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया था? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। और वो लोग क्या करते थे, हम लोगों से अच्छा अच्छा माल बनवा के अपना ठप्पा लगा के आउट ऑफ इंडिया बेचा करते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कॉलोनियल रूल का मतलब ब्रिटिश रूल ही होता है क्या? यहाँ पर ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया दो चीजों में बहुत अच्छा काम करा था, कौन सा? एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पे जीडीपी इंडिया का कितना था? लेस देन 2%। और यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है, अच्छा पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज सैलरी, एवरेज इनकम जो एक इंडियन इंसान कमाता है, वो कितने रुपए से बढ़ी थी? 0.5%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा, जो बंगाल में टेक्सटाइल थी, पहले तो बंगाल कौन से कपड़े के लिए फेमस था? मसलिन, मसलिन कपड़ा। उसकी कैपिटल कहाँ पर थी? ढाका सेंटर था। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ओके। एग्रीकल्चर में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? लैंड सेटलमेंट सिस्टम में कौन सा लैंड रिफॉर्म लेके आए थे? वो तो जमींदारी। अच्छा, जमींदारी सिस्टम में प्रॉफिट कौन रखता था? जमींदार। जमींदार मतलब ब्रिटिशर्स। क्या उन्होंने किसानों के लिए कुछ करा? क्या किसानों को 3 जगह पे उन्होंने इंसेंटिव दिए थे? कौन से 3 जगह थी वो? इरिगेशन, फर्टिलाइजर और मशीनरी, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पर अगर किसान को कोई खेत की मतलब कोई फसल नहीं करनी है, फिर भी उनको फोर्स किया गया था क्या 2 चीजों के लिए? कौन सा? इंडिगो और कॉटन। इसमें जूट भी था क्या? हाँ, आगे जूट भी था। अच्छा, यहाँ पर बंगाल कौन कौन सी चीजों के लिए वर्ल्ड फेमस था? शुगर, बटर, राइस, फिश, एनिमल प्रोडक्ट, सिल्क। सिल्क, कॉटन भी था क्या? यहाँ पे ये कॉटन, राइस, शुगर, बटर, सिल्क, फिश एंड एनिमल प्रोडक्ट्स में कौन फेमस था? ब्रिटिश, बंगाल फेमस था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, सेक्टर नंबर 2, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इस सेक्टर में क्या उन्होंने कभी हैंडीक्राफ्ट की हमको इंडस्ट्रीज ओपन करने दी क्या? अगर करने देते तो क्या ग्रोथ होती इंडिया की? हाँ, इंडिया को ये सिर्फ क्या सप्लाई करवाते थे? रॉ मटेरियल। उसमें भी 3 चीजें, कॉटन, जूट और इंडिगो। क्या इन्होंने कभी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करा क्या? देयर वर नो सपोर्ट फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब हमको सेकेंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ में पढ़ना है कि क्या हुआ। देखो, 19th सेंचुरी में
एक मॉडर्न इंडस्ट्री बिगन हुई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है क्या मॉडर्न एज उतनी बढ़ती जाती है ना? जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे क्या टच स्क्रीन फोन हुआ करते थे क्या? नहीं, हमारी एज में। अब तो ऐसा होगा कि आने वाली जनरेशन में, अगर आपने देखा है एप्पल में वो होता है, एयर ड्रॉप होता है, आप सिर्फ टच करके ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ अब आपको पता है सैमसंग किस चीज पे काम कर रहा है? सैमसंग काम कर रहा है कि आपको टच करने की भी जरूरत नहीं हो, आप आपके फोन में किसी दूसरे के फोन की तरफ स्वाइप करेंगे और वो वहां पे चला जाएगा। आपकी ऐप हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, अच्छा ये बाकी बच्चे अभी भी बाहर हैं क्या? अच्छा, आप आज आप 12th में नहीं थे? आप नहीं थे ना आज? इम्पोर्टेंट लेक्चर था आज का, है ना? एक बार देख लेना उसको, इम्पोर्टेंट है। चलो, अब जब 19th सेंचुरी आई तो मॉडर्न इंडस्ट्री बिगिन होने लगी। ठीक है, 19th सेंचुरी में मॉडर्न इंडस्ट्री बिगिन होने लगी। यहां पर इन्होंने, अब देखो, यहाँ पर इन्होंने किस चीज में फोकस करा? कॉटन टेक्सटाइल मिल्स में फोकस करा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अच्छा, आज भी आपको पता है क्या गुजरात में, सूरत में सबसे ज्यादा कपड़े की फैक्ट्रीज हैं? क्यों? क्योंकि 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी उसमें ज्यादा फोकस कहाँ पे करा था? महाराष्ट्र और गुजरात। उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा से ज्यादा मील स्टार्ट करना शुरू कर दी। मील्स आपको पता है ना? मील पता है आपको? मील का मतलब फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री। जैसे इंदौर में भी एक मील के नाम से एक रोड है, मालवा मील, आपने सुना? वहां पे एक्चुअली पहले मालवा मील हुआ करती थी, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें कुछ ट्रेजिटिक इंसिडेंट हो गए, जिसकी वजह से उस एरिया का नाम ही मालवा मील रख गया। ठीक है, तो मील का मतलब होता है फैक्ट्री। तो उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री में दो स्टेट्स में ध्यान दिया, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और जूट मिल्स कहाँ पे स्टार्ट करी इन्होंने? बंगाल में। अच्छा, आप सब लोगों को तो टाटा तो पता ही है। टाटा स्टार्ट कब हुआ था? 1907। आपको तो जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर, एक पूरा गांव था जमशेदपुर, वहां पे उन्होंने स्टील और आयरन की फैक्ट्री स्टार्ट करी। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट स्टील और आयरन की फैक्ट्री। मतलब कोई इंडियन, आप सोचो, उनको ब्रिटिशर्स ने बहुत दबाने की कोशिश करी, उनको मारने की कोशिश करी, उनको जेल में डाला, उनकी फैक्ट्री में आग लगवाई, उसके बाद भी जमशेदजी टाटा ने 1907 में अपनी फैमिली फैक्ट्री स्टार्ट करी। दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आज सब आज टाटा के नाम से जानते हो। आपको टाटा नमक देखने को मिलता है, आप तनिष्क देखते हो, आप टाइटन देखते हो, ये सब क्या टाटा के प्रोडक्ट्स हैं? हाँ। तो ये स्टार्ट किया था जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया था? जमशेदपुर से। कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? 1907। और क्या स्टार्ट किया था? टिस्को। टिस्को इज टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, तो टिस्को इन्होंने पहली कंपनी स्टार्ट की थी, टिस्को। बाद में उसका नाम क्या रख दिया था? टाटा। अच्छा, आपको पता है जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी थी, अच्छा ब्रिटिशर्स तो चाहते ही नहीं थे ना कि इंडिया वालों की फैक्ट्री स्टार्ट हो, तो इनको बहुत दबाने की कोशिश करी। इनके दो बच्चों को मार दिया गया, इनकी बीवी को जिंदा जलाया गया था, सो दैट ये फैक्ट्री बंद कर दे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फैक्ट्री बंद नहीं करी। और आज देखो टाटा, हम सबको पता है ना, 100 साल से भी पुरानी कंपनी बन चुकी है आज टाटा। आज टाटा के अंडर, टाटा की जो सब्सिडरीज है, कम से कम टाटा की 700-800 सब्सिडरीज है। ठीक है, 700-800 कंपनीज टाटा के अंडर आज काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में पहली चीज, मॉडर्न इंडस्ट्री कब बिगन हुई थी? कौन सी सेंचुरी में? 19 सेंचुरी में। यहाँ पे फोकस क्या करा? बंगाल में। बंगाल में इन्होंने जूट मिल स्टार्ट करी और कॉटन टेक्सटाइल मिल स्टार्ट करी थी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। यहाँ पे इन्होंने टिस्को इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, टिस्को मिल, जिसको हम बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1907 में स्टार्ट हुआ। और कहाँ स्टार्ट हुआ था? जमशेदपुर। ठीक है, उसके बाद देखो, जब जमशेदजी टाटा ने ये फैक्ट्री स्टार्ट करी थी
उस टाइम पे ये हमारे इंडिया के लोगों के लिए हीरो बन चुके थे, क्योंकि इंडिया में किसी में इतनी ताकत ही नहीं थी कि ये अंग्रेजों के अगेंस्ट जाके अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर ले। लेकिन जमशेदजी टाटा ने जब स्टार्ट की इस फैक्ट्री को, तो अब वो इंडियन लोगों के लिए ना बिल्कुल हीरो बन गए थे कि यार मतलब इनमें इतना दम है कि अंग्रेजों से लड़के इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें थी, कुछ प्रॉब्लम थी जो इंडिया के लोगों को झेलनी पड़ती थी, जैसे कि नो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। एक बात बताओ, अगर आप आयरन और स्टील बना रहे हो फैक्ट्री में, तो आपको मशीन चाहिए ना। इंडिया में मशीनें ही नहीं मिलती थी, कोई मशीन बनाता ही नहीं था, तो इनको आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ती थी मशीन। क्या करनी पड़ती थी? इंपोर्ट करना पड़ती थी, पहली चीज। दूसरी चीज, न्यू इंडस्ट्रीज रिमेन कन्फाइंड टू फ्यू एरियाज। ये जितनी भी नई इंडस्ट्री स्टार्ट होती थी ना, इनको अलग अलग एरिया में, जैसे आज आप देखते हो टाटा की एक फैक्ट्री अगर पीथमपुर में होगी, तो दूसरी फैक्ट्री पुणे पे होगी क्या? बहुत सारे शहरों में फैक्ट्रीज होती है। पहले ब्रिटिशर्स अलग अलग शहरों में फैक्ट्री नहीं खोलने देते थे, वो एक ही जगह पे तुमको फैक्ट्री खोलनी है, तुम दूसरी फैक्ट्री खोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज तो कुछ ही एरियाज में फैक्ट्री खोलने देते थे, और ब्रिटिशर्स ने सिर्फ 3 चीजों की इजाजत दी थी। पहला, तुम पावर जनरेशन मतलब ये बिजली बनाने की फैक्ट्री खोल सकते हो। दूसरा, तुम ट्रांसपोर्टेशन की फैक्ट्री खोल सकते हो, मतलब जैसे भाड़े पे आजकल ट्रक मिलती है ना, भाड़े पे माल भरो, कोई अगर अपना घर शिफ्ट कर रहा है तो भाड़े पे ट्रक मंगवाओ, माल भरो और घर शिफ्ट करो। तो वैसी ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री आप स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा, कम्युनिकेशन। उस टाइम पे तो वो चिट्ठी ज्यादा चलती थी ना, तो पोस्टमैन आता था चिट्ठी देने, तो आप उसका बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको किसी को मैसेज पहुंचवाना है तो आपने पोस्ट ऑफिस खोल लिया, कहीं से चिट्ठी आई आपने कहीं पहुंचा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता था ना, इंडिया के लोगों को पहली चीज तो नो कैपिटल गुड्स। अच्छा, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मशीनरी। मशीनरी, ठीक है। आपने बैलेंस शीट पढ़ी है? क्या टाइम था? कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। ए तीनों साथ में मत बैठना, कोई बात नहीं। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, ठीक है। अभी अगर ये आज खत्म हो गया तो मंडे इसका टेस्ट है। अच्छा, मंडे। अच्छा, मंडे नहीं तो फ्राइडे को रख लो, नेक्स्ट फ्राइडे। वो तो पीडीएफ तो आपको संडे को मिल जाएगी, दोनों। आज शाम को ही मिल जाएगी, कंप्लीट है वो। पीडीएफ कंप्लीट है, आज शाम को मिल जाएगी। मेरे फोन में चार्ज नहीं था। दोनों दोनों, मार्केट और इसकी दोनों की, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, क्या नेक्स्ट फ्राइडे आपका टेस्ट रखो? नेक्स्ट थर्सडे या फ्राइडे को आपका टेस्ट रख लो। चलो फ्राइडे को, ठीक है। चलो, सुनो सुनो सुनो। अच्छा, शांति। कौन कौन, अच्छा ये कैपिटल गुड्स का मतलब होता है, आपने बैलेंस शीट पढ़ी क्या अभी तक? यहाँ पे वो असेट आती है क्या? ये फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आता है क्या? ये प्लांट एंड मशीनरी को कैपिटल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स, ठीक है। अच्छा, इसको कैपिटल गुड्स क्यों बोलते हैं बताऊं क्या? कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। अगर आप कोई मशीन लोगे और उसमें माल बनाओगे, क्या वो मशीन तुमको पैसा कमा के देगी? तो इसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, अच्छा शांत हो जाओ। यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को देखनी पड़ी थी? देखो, अगर ये चैप्टर जल्दी तुमने कंप्लीट करवा दिया ना, देखो सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना 2 पेज। शांति से तो मैं जल्दी छोड़ दूंगी। तुम भले 15 मिनट में भी कर लिया ना, तुमको आधा घंटा पहले छोड़ दूंगी मैं, अगर तुमने कंप्लीट करवाया तो। ठीक है, देखो ना सिर्फ कितना है, 1 2, ये 2 पेज है बस। अच्छा देखो, देखो सुने, अब ध्यान से। एक सेकंड, शांति शांति। आरंभ वन। देखो, अब उसके बाद जब
इंडिया में इंडस्ट्री बनने लगी, फैक्ट्री बनने लगी, तो यहाँ पे इंडिया वालों को कुछ दिक्कतें आने लगी। पहली दिक्कत क्या थी? कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में बनता ही नहीं था। मतलब किसी को अगर फैक्ट्री स्टार्ट करनी तो पहले आउट ऑफ इंडिया से मशीन मंगवाओ, उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता था। ठीक है, किसी किसी को पता ही नहीं था कि आउट ऑफ इंडिया से मशीन कैसे मंगवाए। कोई कोई मंगवाना चाहता था तो ब्रिटिशर्स उनको मंगवाने ही देते थे, अलाउ ही नहीं करते थे। तो ये था कैपिटल गुड्स की प्रॉब्लम। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ 3 एरिया में इंडिया वालों को काम करने की अनुमति दी थी। ठीक है, वो एरिया था सीपीटी। उस एरिया का नाम क्या था? सीपीटी। आपको पता है पहले सीपीटी, सीए फाउंडेशन का नाम सीपीटी था, है ना? सी मतलब इन्होंने बोला कम्युनिकेशन, ठीक है। पी मतलब पावर जनरेशन, और टी मतलब ट्रांसपोर्ट। मतलब आप सिर्फ इन तीन, कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इन तीनों में ही इंडिया वाले फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते थे, और किसी में नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब यहां पर दूसरा, अच्छा ये तो आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज थी, ये तो आपको खैर आती नहीं है। अब फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन उसके पहले थोड़ा इंडस्ट्री वाला फिर से देख लेते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडियन हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट किया था क्या? करा था क्या? नहीं। ये लोग क्या रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट, मतलब यहां से ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल लेके जाते थे 3 चीजों का। कौन सा? जूट, कॉटन और इंडिगो। ठीक है, सबसे पहला 1907 में कौन सी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई? टेस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कहां पर स्टार्ट हुई? कौन से ईयर में स्टार्ट हुई? अच्छा, उसके बाद भी 19th सेंचुरी में कौन सी इंडस्ट्री की एज स्टार्ट हुई? मॉडर्न एज, मॉडर्न इंडस्ट्री एज 19th सेंचुरी में। ठीक है, अच्छा कौन सी 2 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? नो कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी नहीं था इंडिया में, और दूसरा सिर्फ 3 जगहों पे करने दे रहे थे। सीपीटी, कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आया फॉरेन ट्रेड। अब ये फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोल दूं क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहां पर इंडिया जो है, एक सेकेंड बात मत करो, इंडिया जो है मेजर ट्रेडिंग नेशन था एशियन टाइम्स में। मतलब इंडिया स्टार्टिंग से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत करता था। इंडिया इंपोर्ट तो कुछ करता ही नहीं था, सिर्फ एक्सपोर्ट करता था। बताओ, एक देश जो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है वो बाकी देशों से अच्छा होगा कि बुरा? अच्छा, वो बाकी लोगों को माल बेचता है लेकिन उनसे महंगा माल खरीदता नहीं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने देखो क्या किया। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इंडिया में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करा रॉ मटेरियल। कौन सा? कॉटन, जूट और शुगर। मतलब ब्रिटिशर्स आए और यहाँ के राजा महाराजाओं को भड़काया कि आप एक पहले आपको पता है इंडिया वाले लोग अपना कपड़ा कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब अगर किसी को भी लेना है तो यहाँ आकर वो कपड़ा लेके जाओ। मतलब वो इंडिया की एक यूनिक चीज थी। मतलब अगर आपको जूट खरीदना है, आपको कॉटन कपड़ा खरीदना है, आप सिर्फ इंडिया से ही खरीदोगे। इंडिया से अगर आपको शुगर खरीदनी है तो आपको इंडिया ही जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या स्टार्ट करा? ब्रिटिशर्स ने आते से ही बोला कि कॉटन, जूट और शुगर, ये तीनों चीजें आप जो है बेचना शुरू कर दो, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। उन्होंने सबको भड़काया और सब लोगों ने उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा, वो अपने यहाँ से क्या इंपोर्ट करवाने लगे। देखो, एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स यहाँ है, ब्रिटिशर्स ने देखा इंडिया वाले कुछ इंपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उनसे ज्यादा पैसा वसूल कर पाएंगे क्या? नहीं। तो उन्होंने क्या बोला ना, इंडिया में आके इंडिया वालों को बोला कि तुम हमारे यहाँ से मशीन और कपड़ा इंपोर्ट करो। इसकी जरूरत थी क्या? इसकी जरूरत नहीं थी, इंडिया वाले खुद बना सकते थे। मतलब उन्होंने इंडिया वालों को ये मशीनरी बनाने ही नहीं दी। क्या इसी मशीनरी को मैंने कैपिटल गुड बोला था? क्या यही प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी थी? क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स बोलते थे आप लोग मशीन और ये जो कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री और मशीन इंडिया में नहीं खोलोगे। आप बहुत बातें कर रहे हो इधर। आप लोग मशीन और कपड़े की फैक्ट्री इंडिया में नहीं खोलोगे, आप लोग इसको बाहर से मंगोगे। आप सोचो, हमारे पास कॉटन और जूट ऑलरेडी था, अगर कपड़े की फैक्ट्री खोल लेते तो इंडिया वाले ये ब्रिटिशर्स को लेके जाने देते क्या? नहीं, ये खुद ही माल बना के बेचते। तो ब्रिटिशर्स ने चालाकी करी। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला? वो देखो क्या करते थे ब्रिटिशर्स। पहले तो इंडिया को बोला कि तुम
टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं बना सकते और तुम मशीन भी नहीं बनाओगे। अगर मशीन ही नहीं होगी तो कपड़ा उसमें बन पाएगा क्या? नहीं। तो ये लोग क्या करते थे, इंडिया से कॉटन और जूट ये दोनों लेके जाते थे कहाँ पर? ब्रिटिश में, ठीक है, ब्रिटेन में लेके जाते थे। और यहाँ पे फैक्ट्री में इनको यूज करके ये लोग क्या बनाते थे? कपड़ा। और उसी कपड़े को इंडिया को क्या कर देते थे? एक्सपोर्ट। आप सोचो, इंडिया का माल इंडिया को एक्सपोर्ट कर दिया। और इंडिया में फॉर एग्जाम्पल अगर इस कपड़े की जो वैल्यू है अगर वो सिर्फ 1 लाख है तो वो इंडिया से 5 लाख रुपए लेते थे। दुगने तिगने दानों में बेचते थे ताकि इंडिया का पैसा भी किसके पास आ जाए? हमारे पास। ये गलत हुआ कि सही हुआ? मतलब इंडिया का कॉटन और जूट उनको नहीं कपड़ा बनाने दिया, उनसे एक्सपोर्ट करवाया खुद को। और समझो इस एक्सपोर्ट की वैल्यू जो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, इस एक्सपोर्ट की वैल्यू अगर समझो है 2 लाख रुपए तो वो इंडिया से 50,000 में ले लेते थे। इंडिया वालों को पागल बना के वो क्या करते थे, इंडिया वाले व्यापारियों को पागल बना के 50,000 में माल लिया, जो माल 2 लाख का था उसको अपने यहाँ पे बनाया, इसकी वैल्यू हो गई 1 लाख, इस 1 लाख को कितने में बेच दिया? 5 लाख में इंडिया को ही बेच दिया। तो एक बात बताओ, अगर इंडिया के पास मशीन होती और अगर इंडिया टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खोल लेती तो इंडिया को इनसे इंपोर्ट करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता, खुद का बना लेती ना। इसलिए इन्होंने इंडिया को बनाने ही नहीं दिया। इन्होंने बोला कि तुम क्या करोगे, हमको कॉटन जूट और शुगर हमको क्या करोगे? एक्सपोर्ट, और हम तुमको एक्सपोर्ट करेंगे कपड़ा बना के। जबकि क्या ये इंडिया खुद भी कर सकता था क्या? हाँ, लेकिन इन्होंने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनने दिया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या कंट्रोल करते थे? यहाँ पे ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे, सोचो मेहनत हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे कि कितना माल बिकेगा, कितने पैसे में बिकेगा, हम तुमसे माल कितने रुपए में खरीदेंगे, हम तुमको माल कितने रुपए में बेचेंगे, सब ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करते थे। डायरेक्शन मतलब कौन से देश में माल बिकेगा। अगर इंडिया से ब्रिटिशर्स लोग एक्सपोर्ट करवा रहे थे अपनी देश में तो इंडिया तो यूएस को भी एक्सपोर्ट कर सकता था। लेकिन इन लोगों ने क्या करा ना, यूएस को एक्सपोर्ट ही नहीं करने दिया। इन्होंने बोला नहीं, तुम सिर्फ हमको एक्सपोर्ट करोगे। तो इन्होंने डायरेक्शन बदल दिया। कंपोजिशन मतलब कौन कौन से लोग एक्सपोर्ट करेंगे हमको, मतलब अपने ही लोगों को बिठा दिया कि भाई इंडिया वाले व्यापारियों से सस्ते में माल खरीद के हमारे देश में भिजवाता जा, ठीक है। और दूसरा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कितना बिजनेस करेंगे कितना नहीं करेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट सरप्लस। अच्छा, इस सरप्लस का मतलब क्या होता है, पहले एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर इंडिया मेजर नेशन था एक्सपोर्ट के लिए। इन्होंने इंडिया के साथ क्या करा, कॉटन जूट और शुगर इंडिया से एक्सपोर्ट करवाई अपने देश में, और अपने देश से इनको क्या दे दिया, टेक्सटाइल और मशीनरी, ताकि ये लोग खुद इस बिजनेस में काम नहीं कर सके। ब्रिटिशर्स क्या कंट्रोल करते थे? 3 चीज, कंपोजिशन, डायरेक्शन और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा। आपको एक एक चीज बताती हूँ, एक बात बताओ, ये इंडिया है, ठीक है। अगर इंडिया अपना माल बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया को क्या मिलेगा? डॉलर बोल दूं, फॉरेन करेंसी बोल दूं, ठीक है। आपने आरबीआई का नाम सुना है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक है ये जो डॉलर है, एक सेकेंड, इन लोगों ने ना अपने पास एक गुल्लक बना के रखा है, इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा समझा रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन करेंसी रिजर्व। तो अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया के पास क्या आएगा? डॉलर। एक बात बताओ, आपने एक्सपोर्ट करा और आपको डॉलर मिला, आप वो डॉलर आपके किसी काम का है क्या इंडिया में? आप बैंक के पास जाओगे, हाँ बैंक के पास जाओगे और आप बैंक से बदलवा लोगे, और बैंक इस डॉलर को किसको दे देगी? आरबीआई को। बैंक किसको दे देगी? आरबीआई को। और आरबीआई अपने इस गुल्लक में किसको डाल देगी? डॉलर को, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जिस भी देश में ये डॉलर का गुल्लक सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है वो देश सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। आज यूएस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि यूएस का ये फॉरेन करेंसी रिजर्व गुल्लक पूरा भरा हुआ है। तो जिस भी कंट्री का ये गुल्लक भरा हुआ होता है, जिसके पास ज्यादा डॉलर होते हैं, वो कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाती है। आप सोचो इंडिया का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा था तो इंडिया का गुल्लक उस टाइम पूरा भरा हुआ होगा फुल, तो उस टाइम इंडिया स्ट्रांग होगा कि वीक? स्ट्रांग। अब देखो अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या करा,
यहाँ पे अंग्रेजों ने जो एक्सपोर्ट का सरप्लस, सरप्लस मतलब ज्यादा, तो इंडिया में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन उसको डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए यूज ही नहीं करा। यहाँ पे जितने भी ये डॉलर आते थे ना, ब्रिटिशर्स पता है क्या करते थे, इस गुल्लक में से डॉलर निकाल के अपने साथ ब्रिटिश में ले जाते थे और वहां पे इन डॉलर्स को यूज करते थे। बताओ ये डॉलर है किसका? इंडिया का, लेकिन इसको अपने देश में यूज कौन कर रहा है? ये ब्रिटिशर्स। इंडिया अब स्ट्रांग होगा कि वीक हो जाएगा? वीक। मतलब ये लोग इंडिया के पास कुछ छोड़ते ही नहीं थे, कि इंडिया वाले लोगों को ना तो अक्ल आनी चाहिए फैक्ट्री कैसे खोलते हैं, ना इंडिया वाले लोगों को ये पता चलना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। आपको पता है इंडिया वाले लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। मतलब हमारे माय ग्रैंडफादर, वो बताते थे कि उनके टाइम पे फॉर एग्जाम्पल घर में कमाने वाला एक ही इंसान होता था, ठीक है? तो वो लोग क्या करते थे, मेरे ग्रैंडफादर के फादर वो एक क्या बोल सकते हैं, टोकरी में साड़ियां लेके गांव गांव में बेचने जाते थे वो, ठीक है? क्योंकि उस टाइम उनकी जो खुद की फैक्ट्री थी वो अंग्रेजों ने क्या कर ली, छीन ली। और पता है वो कैसे छीनते थे? वो सीधा आते थे, कोड़े मार के लोगों को भगा देते थे कि बाहर निकलो, आज से ये तुम्हारा है ही नहीं, आज से ये फैक्ट्री हमारी है। और वहां पे बेसिकली जैसे जो बच्चे होते थे उनको स्कूल में जाने की परमिशन नहीं थी, वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़वाते थे। और हम इंडियंस को स्कूल में नहीं जाने देते थे, हमारे मंदिरों में ताले लगा देते थे वो लोग, ठीक है? वो लोग हम लोगों को खाने के लिए नहीं देते थे। मतलब पूरे इंडिया में समझो जितना अनाज बना, जितना अनाज उगा, पहले वो एक्सपोर्ट करेंगे, फिर अगर ब्रिटिश में कुछ बच गया तो उसको वापस इंडिया बेच के बोलेंगे कि इंडिया वालों को दे दो, खा लेंगे जितना बचा। ऐसा भेदभाव करते थे। आप बताओ, ये ब्रिटिशर्स इतना करते थे कि इंडिया से माल एक्सपोर्ट करवाया, जितना डॉलर आया, ये इस फॉरेन करेंसी रिजर्व में आ रहा होगा। मुझे बताओ, ये करंट अफेयर बता रही हूँ, जिसका भी फॉरेन करेंसी रिजर्व ज्यादा होता है जिस कंट्री का, वो कंट्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। इन्होंने इंडिया की वो करेंसी खाली कर दी। और इंडिया वालों को ये नॉलेज ही नहीं था कि भाई जितना ज्यादा ये गुल्लक भरेगा उतना ज्यादा हम स्ट्रांग रहेंगे। उन इंडिया वालों को इसका नॉलेज ही नहीं था, तो वो ना इसमें से डॉलर निकाल निकाल के खर्च करते थे, अपने खर्चों के लिए इस डॉलर को यूज करते थे। देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे वॉर में, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस चलाने के खर्चे। अब बताओ ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो ब्रिटिशर्स ने अपने लोगों को यहाँ पे नौकरी दी थी, तो उनको सैलरी यहाँ से देते थे, इस गुल्लक में से देते थे। अगर कहीं पे वॉर हो रहा है और उसके लिए इक्विपमेंट खरीदना है तो भी इस गुल्लक में से पैसे उठाते थे, ताकि इंडिया के पास खुद का पैसा कुछ बचे ही ना। और उसके बाद वो लोग क्या करते थे, इंडिया से पूरा गोल्ड और सिल्वर निकाल लिया उन लोगों ने। इंडिया सोने की चिड़िया थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा गोल्ड था। आपको पता है अभी आपने वो यमुना नदी बोल रही हूँ, नर्मदा नदी, सबके घर पे वहीं से पानी आता है। आपको पता है पहले नर्मदा नदी की मिट्टी से सोना निकला करता था। वहां पे मतलब बहुत सारे लोग जो खेती करते थे ना, उनको जमीन के अंदर से सोना मिला करता था। मतलब इंडिया की जमीन में ही गोल्ड था। उन लोगों ने क्या करा, नो फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर टू इंडिया, सारा गोल्ड और सिल्वर इंडिया से निकाल के अपने वहां पे लेके गए। आपने देखा होगा जो वहां की क्वीन थी, जो कि अभी नहीं रही, है ना? तो उनका जो ताज है वो इतना बड़ा कोहिनूर देखा है क्या इंग्लैंड में? वो भी इंडिया का ही है, वो भी इंडिया का ही है, ठीक है? आपको पता है मोदी जी ने उस हीरे की कीमत पता है क्या आपको? 390 बिलियन डॉलर्स उस हीरे की कीमत है। और वो हीरा चोरी किया हुआ है, लेकिन वो लोग हमको वापस ही नहीं दे रहे। वो उन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हमने चोरी किया है, लेकिन अभी तक वो हमको वापस नहीं दे रहे। उन लोगों ने इतना बुरा व्यवहार किया, इंडिया का पूरा गोल्ड और पूरा सिल्वर लेके चले गए आउट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो कॉटन, जूट और शुगर, तीन चीजों का क्या कर दिया इन्होंने, एक्सपोर्ट खुद ले लिया। और उससे बनाया क्या, टेक्सटाइल और मशीनरी, और वो बना के इंडिया वालों को ही दे दिया। उसके बाद ये लोग डायरेक्शन और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को कंट्रोल करते थे। जो सरप्लस है, अच्छा इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस था क्या, मतलब एक्सपोर्ट हाई पे था क्या? हाँ। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उसको यूज नहीं कर सकते, उसको इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कभी यूज नहीं किया। उसको किसके लिए यूज किया, ब्रिटिश के वॉर और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए, प्लस गोल्ड और सिल्वर इंडिया में जो है उसका फ्लो हो सके उसके लिए, ठीक है? समझ आया? अच्छा, अब यहाँ पे सुइस कैनल क्या था, इन्होंने एक तरीके का रूट बनाया था। आपने देखा होगा अरेबियन सी,
इंडियन मिलिट्री भी है वहां पे, बाकी मिलिट्रीज भी है, सब में बटा हुआ है। तो इन्होंने एक रूट बनाया, उन्होंने इंडिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करा। सुनो सुनो सुनो, स्यूज कैनल कब आया? 1869। इन्होंने इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करा। ये एक शॉर्टेस्ट सी रूट था जिसमें ब्रिटिश क्या करते थे, डोमिनेट करते थे इंडिया का ट्रेड। मतलब शॉर्टेस्ट रूट मतलब आज जहाज में माल बढ़ा, सबसे जल्दी माल पहुंच जाता था यूरोप में, और यूरोप में जाके इस माल को बेच देते थे। तो वो लोग इंडिया को बहुत कंट्रोल करते थे, मतलब इंडिया वाले लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं आने देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली स्यूज कैनल आपके कोर्स के लिए 11th के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि वो 1869 में आया था। इंडिया और यूरोप का रेड सी रूट था, शॉर्टेस्ट रूट था, जिससे ब्रिटिशर्स इंडिया का ट्रेड को कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशन बताओ, ये हो गया खत्म? नहीं, डेमोग्राफिक कंडीशन अब देखो। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या बोलती है? देखो की डेटा क्या है इंडिया में, लिटरेसी रेट कितना था? एक सेकंड ध्यान दो, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेस देन 16%, मतलब इंडिया में अगर 100 लोग हैं तो 16 से भी कम लोग पढ़े लिखे थे। वो लोग इंडिया वालों को पढ़ने ही नहीं देते थे, वो लोग बच्चों को स्कूल में ही नहीं जाने देते थे, है ना। वहां पे आपको पता है क्या किया करते थे? स्कूल में अगर बच्चा गया और अगर कोई इंडियन बच्चा उनको दिख गया तो उस स्कूल के हेडमास्टर के ऊपर हैवी पेनल्टी लगाते थे। सो बेसिकली आपको पता है उस टाइम पे इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था? लेस देन 16%, मतलब अगर 100 लोग हैं तो 16 लोग से भी कम लोग पढ़े लिखे होते थे, मतलब उनको ए बी सी डी क ख ग भी नहीं आया करता था, क्योंकि वो लोग स्कूल में ही नहीं जाने देते थे बच्चों को। ठीक है, तो माय ग्रैंडफादर वाज इंग्लिश प्रोफेसर देयर। तो आपको पता है उन लोगों के साथ क्या किया करते थे? अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उनको स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि आपको ब्रिटिशर्स वाले बच्चों पर फोकस करना है। इंडिया वाला बच्चा डाउट भी पूछेगा तो उसको डाउट नहीं बताना है, इतना टाइम नहीं है, क्लास का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, ठीक है, तो उनके पापा तो वो साड़ियाँ बेचते थे और वो खुद प्रोफेसर बन गए, इंडियन प्रोफेसर। आपको पता है एक बार क्या हुआ, इंडियन बच्चे ने उनसे इंग्लिश का डाउट पूछा और मेरे ग्रैंडफादर ने उनको आंसर किया। तो ब्रिटिशर्स को पता चल गया, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को 2 महीने के लिए रस्टिकेट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने इंडिया वाले बच्चे का डाउट क्यों सॉल्व करा। ऐसा भेदभाव चलता था उस टाइम पे, जिसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में ही नहीं लेने जाने देते थे। तो लिटरेसी रेट कितना था? लेस देन 16%। और देखो फीमेल लिटरेसी रेट कितना था, लड़कियों को तो और नहीं पढ़ने देते, 7% के आसपास, सिर्फ 7% के आसपास। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो कितना था, 30। आपको पता है उस टाइम पे इंडिया के लोग सिर्फ 32 ईयर्स तक जीते थे। ऐसा बोला जा, क्योंकि वहां पे अच्छा इलाज नहीं मिलता था। मतलब अगर किसी को डेंगू हो गया तो हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं करते थे, इंडियंस लोगों का इलाज ही नहीं करते थे वो लोग, जिसकी वजह से इतने सारे लोग, कई सारे लोग सिर्फ 32 साल तक जी पाते थे। और अब ये लिटरेसी रेट कितना हो गया है? 69। मतलब अगर आपने देखा होगा आजकल अगर किसी को भी बीमारी हो तो हॉस्पिटल में जाओ, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। उस टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। दूसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी का, अच्छा इन्फेंट का मतलब क्या होता है? नवजात शिशु, है ना, जो बच्चा पैदा हुआ होता है। आपको होता है 1000 बच्चों में से अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से 218 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, क्योंकि उनको प्रॉपर दवाइयाँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। ये लोग इंडिया वाले लोगों को ट्रीटमेंट ही नहीं दिया करते थे। और देखो यहाँ पर डिसीज मतलब बीमारी होती है। इंडिया के लोगों को इतना गंदा पानी पिलाते थे, पानी और एयर से रिलेटेड डिसीजेस बहुत कॉमन थी। मतलब गंदा कचरे वाला पानी, साफ वाला पानी खुद ले जाते थे और कचरे वाला पानी लोगों के घर पे वो लोग सप्लाई करवाते थे। और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कैसी थी? वेरी पुअर, बहुत बेकार फैसिलिटी थी। ये सारा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, यहाँ पे क्या आया देखो। हाँ, ये नोट्स मिलेंगे आपको आज शाम को। मेरे फोन में चार्ज नहीं था इसलिए शेयर नहीं हो पाया वो। देखो लिटरेसी रेट कैसा था? लेस देन 16%।
फीमेल लिटरेसी 7% था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कितने साल तक जीते थे? 32 ईयर्स। अभी कितने साल तक जीते? 69। इन्फेंट मोर्टेलिटी, 1000 बर्थ पे कितने बच्चे मर जाया करते थे? 218। पानी और हवा से रिलेटेड बीमारियां होती थी लोगों को, बहुत कॉमन बीमारियां थी। प्लस पब्लिक जो हेल्थ थी वो बहुत ही पुअर थी, पब्लिक हेल्थ पे बिल्कुल ये लोग ध्यान नहीं देते थे। अब कुछ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ये तो बहुत आसान है। कितने सेक्टर हैं? पहला एग्रीकल्चर बोल सकती हूँ, दूसरा और तीसरा। आप देखो उस टाइम पे इंडिया में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्रीकल्चर मतलब इन लोगों ने ना इंडिया वालों को ना तो सर्विस करने लायक छोड़ा कि वो लोग सर्विस करके थोड़ा पढ़ लिख के आगे बढ़े, ना ही उनको इंडस्ट्री खोलने देते थे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में कितने लोग थे? 70 से 75% लोग। इतनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, 10% पॉपुलेशन इंडस्ट्री में थी और 15 से 20% किस में थी? सर्विसेज पे। ये भी डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में कितनी थी? 70 से 75। हमारी सर्विसेज में कितनी थी? 15 to 20। और इंडस्ट्री में 10%। ठीक है। अब यहां पर कंप्लीट ही हो गया, होने वाला है, होने वाला है बस। नहीं नहीं, 5 मिनट में हो जाएगा, तुमको 15 मिनट पहले वैसे ही छोड़ दूंगा। क्या क्लास टेस्ट है आपका? एक सेकंड, एक सेकंड, तुम्हारा कौन सा टेस्ट आ गया यार? अच्छा देखो तो यार जरा मैं, पर टेस्ट तो 4:15 बजे है। सुनो सुनो, इकोनॉमिक्स 3:15 से 4:15 तक है तुम्हारा। चलो 5 मिनट में पढ़ते हैं, फिर 15 मिनट ब्रेक। ठीक है, 5 मिनट पढ़ते हैं, फिर 15 मिनट ब्रेक, फिर 4:15 पे तुम्हारा टेस्ट है। ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर डिवीजन। एग्रीकल्चर डिवीजन, एग्रीकल्चर में कितना परसेंट था? अच्छा चलो, नया कुछ नहीं पढ़ते, क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर दे दो, छोड़ दूंगी। चलेगा क्या? चलो। अच्छा, बंगाल में कौन कौन सी चीज फेमस है? सब लोग जवाब नहीं दे रहे हैं भाई, मैं तो आगे का पढ़ा रही हूँ। बंगाल में कौन कौन सी चीजें फेमस है? तुमको पता है क्या? आधे बच्चे तो कर रहे हैं, उनको पता है कि सुनाई तो दे नहीं रहा। ठीक है। ये आप लोग पीछे क्या करते रहते हो? सिर्फ पीछे बातें ही करते रहते हो क्या? नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा, आप लोग बातें कर रहे हो कब से। अच्छा, एग्रीकल्चर टिस्को कब आई थी, कौन से ईयर में, कौन से एरिया में? ओके, एग्रीकल्चर में कितनी पॉपुलेशन थी? इंडस्ट्री, सर्विसेज। अच्छा, कौन कौन सी 3 चीजें एक्सपोर्ट करवाते थे? शुगर, कॉटन, जूट। और इंपोर्ट क्या करवाते थे? टेक्सटाइल और मशीनरी। अच्छा, यहाँ पर जब भी बिजनेस खोलना होता था, इंडस्ट्री, तो कौन सी 2 प्रॉब्लम्स आती थी? एक तो कैपिटल गुड्स, और दूसरा सीपीटी। सीपीटी मतलब, सी मतलब, पी मतलब, टी मतलब। फीमेल लिटरेसी कितनी थी? और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल? अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? कितना? 16%। ओके। यहाँ पर कौन सा रूट स्टार्ट करा था? कौन इंडिया को कहां से कनेक्ट करा था? यूरोप। अच्छा, ये लॉन्गेस्ट वे था कि शॉर्टेस्ट वे था?
अच्छा, जो भी फॉरेन रिजर्व आता था इंडिया, अच्छा इंडिया का सरप्लस, एक्सपोर्ट सरप्लस था कि डेफिसिट? सरप्लस था कि एक्सपोर्ट? सरप्लस था, ठीक है। और जितना भी फॉरेन करेंसी डॉलर आता था उसको कहाँ यूज करते थे? दो चीजों में, वॉर में और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अच्छा, बाकी का हम कल पढ़ लेंगे। तुम्हारा टेस्ट है ना, तो कहाँ जा रहे हो?